जरा सोचिए, एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, सैकड़ों भाषाएं, हजारों मान्यताएं और करोड़ों लोग, इतनी सारी विविधता को एक साथ लेकर चलने के लिए एक रूल बुक बनाना, ये कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम रहा होगा। जी हाँ, यही कहानी है हमारे भारतीय संविधान की। नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही बड़े सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। भारतीय राज व्यवस्था को आधार बनाकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की उसकी नींव आखिर रखी कैसे गई। तो यही सवाल, यही चुनौती आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के दिल में है। सोचकर देखिए, 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए, उनके भविष्य के लिए एक नियम पुस्तिका लिखना क्या जबरदस्त चैलेंज रहा होगा। तो इस सफर में हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि संविधान होता क्या है, फिर उसे बनाने वाली संविधान सभा की वो दिलचस्प कहानी देखेंगे। इसके बाद प्रस्तावना में छिपे जो हमारे आदर्श हैं उन्हें जानेंगे, अपने अधिकारों को पहचानेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि देश को चलाने वाली जो पूरी सरकारी मशीनरी है वो काम कैसे करती है। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये संविधान है क्या भला? देखिए, इसे किसी भी देश की सुप्रीम रूल बुक कह सकते हैं, पर यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। नहीं, ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर सरकार की पूरी रूपरेखा, उसकी ताकत और हाँ, नागरिकों के अधिकार और उनके कर्तव्य सब कुछ टिका होता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि संविधान क्या है, पर सवाल ये है कि भारत का संविधान बनाया किसने? जवाब सीधा है, संविधान सभा ने। लेकिन ये संविधान सभा बनी कैसे? इसकी कहानी अपने आप में बहुत लंबी और सच कहूं तो ऐतिहासिक है। देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। संविधान सभा बनाने की मांग अचानक से नहीं उठी, बल्कि इसके पीछे दशकों का संघर्ष था। इसकी पहली आवाज 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई और ये सिलसिला चलता रहा और आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये सपना सच हुआ। ये अपने भविष्य का फैसला खुद करने की एक लंबी लड़ाई थी। तो आखिरकार 1946 में वो घड़ी आ ही गई जब संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें कुल 389 सदस्य थे। अब ये सदस्य आए कहाँ से? 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से चुने गए थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से भेजे गए थे। कोशिश यही थी कि पूरे भारत की हर कोने की आवाज को इसमें जगह मिले। तो उस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी? अगर हम सभा के अंदर की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208 सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत थी। मुस्लिम लीग के पास 73 सीटें थी और बाकी की जो 15 सीटें थी वो छोटे मोटे ग्रुप्स और निर्दलियों के पास गई। और ये काम कोई छोटा मोटा तो था नहीं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, ठीक इतना ही वक्त लगा हमारे संविधान को बनाने में। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि कितनी मेहनत, कितनी गहराई से इस पर काम हुआ होगा। चलिए अब आते हैं संविधान के दिल पर, उसकी आत्मा पर, जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना या प्रिएम्बल। ये भले ही सिर्फ एक पन्ने का हो, लेकिन यकीन मानिए ये हमारे पूरे संविधान का सार है, उसका आईना है। तो ये जो प्रस्तावना है ये असल में 2 बहुत ही बुनियादी सवालों का जवाब देती है। पहला, भारत एक देश के तौर पर कैसा होगा? तो जवाब है एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। और दूसरा सवाल, इस देश का मकसद क्या होगा? तो मकसद है अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना। चलिए अब इन बड़े बड़े शब्दों का मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला शब्द है संप्रभु या सॉवरेन। इसका मतलब बहुत सीधा है, भारत अपना बॉस खुद है। हम अपने अंदरूनी और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। किसी भी विदेशी ताकत का हम पर कोई जोर नहीं है। इसके बाद आता है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। अब भारत का समाजवाद थोड़ा अलग है। इसका जोर लोकतांत्रिक तरीकों से समाज में आर्थिक और सामाजिक बराबरी लाने पर है। मकसद साफ है, गरीबी, शोषण और मौकों की असमानता को खत्म करना। फिर है पंथनिरपेक्ष यानी सेक्युलर। ये शब्द तो भारत जैसे देश की आत्मा है, जहां इतने सारे धर्म हैं। इसका मतलब है कि सरकार का, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा। कानून की नज़र में सब धर्म बराबर हैं और सबको बराबर का सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। और आखिर में लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसमें 2 बातें हैं। लोकतांत्रिक का मतलब है कि सरकार को जनता चुनेगी
और गणराज्य का मतलब है कि देश का जो सबसे बड़ा पद है यानी राष्ट्रपति का, वो किसी शाही खानदान से नहीं आएगा, बल्कि वो भी चुना हुआ ही होगा। तो संविधान सिर्फ ये नहीं बताता कि सरकार कैसे चलेगी। नहीं, वो नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार भी देता है, ऐसे वादे करता है जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। और इन्हीं को हम कहते हैं हमारे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। ये अधिकारी हैं जो हमारे नागरिक जीवन की बुनियाद हैं। इसमें सब कुछ है, कानून के सामने बराबरी का हक, बोलने की आज़ादी, किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ सुरक्षा, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता। ये सारे अधिकार मिलकर ये पक्का करते हैं कि हर नागरिक इज्जत और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। पर सोचिए, अगर ये अधिकार सिर्फ किताब में लिखे रह जाएं और हकीकत में मिले ही नहीं, तो क्या फायदा? यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 32 की। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि ये हर नागरिक को ये ताकत देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यही है इन अधिकारों की असली पावर। तो अधिकारों की बात तो हो गई, अब जरा ये देखते हैं कि देश को चलाने के लिए संविधान ने किस तरह की सरकारी मशीनरी तैयार की है, मतलब शासन का ढांचा कैसा है। देखिए, दुनिया में लोकतंत्र चलाने के मोटे तौर पर 2 मॉडल ज्यादा चलते हैं। एक है अमेरिका वाला प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहां प्रेसिडेंट सीधे चुने जाते हैं और वो लेजिस्लेचर यानी संसद का हिस्सा नहीं होते। और दूसरा है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसे भारत ने अपनाया। इसमें जो सरकार होती है यानी प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट, वो संसद के अंदर से ही बनती है। तो इन दोनों मॉडलों में सबसे बड़ा फर्क शक्तियों के बंटवारे का है। अमेरिकी सिस्टम में सरकार के तीनों अंग, मतलब कानून बनाने वाले, लागू करने वाले और न्याय करने वाले, ये तीनों एक दूसरे से काफी अलग और स्वतंत्र हैं। वहीं हमारे भारतीय मॉडल में जो सरकार है यानी कार्यपालिका, वो संसद यानी विधायिका का ही एक हिस्सा होती है। दोनों में यही सबसे बड़ा बुनियादी फर्क है। और भारत की ये जो संसदीय प्रणाली है, ये ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में संसद ही सुप्रीम है, क्योंकि सरकार को अपनी ताकत और लेजिटिमेसी दोनों ही संसद से मिलती है। हमारे संविधान की एक और बहुत ही खास बात है इसका ढांचा। ये एक फेडरल सिस्टम है, मतलब ताकत केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। हमारे यहाँ इसे फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी बायस कहते हैं, मतलब तराजू थोड़ा सा केंद्र सरकार की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। ऐसा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किया गया। तो ये था हमारे महान संविधान का एक छोटा सा खाका, एक ब्लूप्रिंट। लेकिन जाते जाते एक सवाल है। संविधान तो आखिरकार एक दस्तावेज ही है, एक किताब है, पर इसे जिंदा कौन रखता है? इसे जिंदा रखते हैं इस देश के नागरिक, हमारी अदालतें और वो सारी संस्थाएं जो हर रोज इसके आदर्शों पर चलने की कोशिश करती हैं। ये एक किताब नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली जीती जागती प्रक्रिया है।